नमस्कार, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। उत्तराखंड चुनाव 2012 पर आधारित हमारी खास प्रस्तुति वोट करेगा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम हरिद्वार की राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालेंगे। आज की हमारी प्रस्तुति में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र और उत्तराखंड की राजनीति की बारीकियों को गहराई से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आशुतोष उप्रेती। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आपको लेकर चल रहे हैं एक अनोखे सफर की ओर। हम हरि के द्वार हरिद्वार पर दे रहे हैं दस्तक आज के सफरनामा में। मैं हरिद्वार हूँ। हरिद्वार यानी हरि का द्वार। मेरा स्थान जहाँ स्वयं भगवान वास करते हों। ईश्वरीय आभा वाली मेरी इस पवित्र स्थली का इतिहास लिखने और बताने के लिए शब्दकोश समाप्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे पौराणिक और अलौकिक इतिहास का अलौकिक वृतांत समाप्त नहीं हो सकता। समस्त पापों का शमन करने वाली कल कल निनाद करती गंगा प्राचीन काल से ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, गृहस्थों, यहाँ तक कि सिद्ध गंधर्वों को भी आकर्षित करती रही है। पहाड़ों से निकलकर माँ गंगा ने सर्वप्रथम मेरी ही पवित्र धरती का स्पर्श किया था। मेरे संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं व्याप्त हैं और इन कथाओं के आधार पर ही लोग मुझे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। एक तरफ मुझे स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है, तो दूसरी तरफ केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु व शैव मत के अनुयायी मुझे हरिद्वार अर्थात शिव का द्वार भी कहते हैं। मेरी ही धरती से गंगोत्री धाम का प्रवेश प्रारंभ होता है, इसलिए मुझे गंगा द्वार भी कहा जाता है। राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में ब्रह्मा कुंड पर पैड़ियों का निर्माण करवाया था, जिसे भृतहरि की पैड़ी कहा जाता था। कालांतर में यही पैड़ी हरि की पैड़ी नाम से विख्यात हुआ। गंगा को श्रद्धालु मां के नाम से पूजते हैं। माना जाता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और इसलिए गंगा को पाप मोचनी भी कहा जाता है। इस मान्यता को श्रद्धा का अर्घ चढ़ाकर श्रद्धालु हर की पौड़ी में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से आते हैं। गंगा के इसी घाट पर भगवान विष्णु ने अपने चरण रज किए थे और ये चरण आज भी पद चिन्हों के रूप में श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बने हुए हैं। मैं मंदिरों का शहर हूँ, जहाँ की सुबह शंखनाद से आए, शाम माँ गंगा की आरती से होती है। मुझे यूं ही धर्म नगरी नहीं कहते हैं, यहाँ कण कण में भक्ति के स्वर फूटते हैं। आदिकाल से लेकर अब तक यहाँ समय समय पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान होते रहे हैं। जिन्होंने मुझे धर्म नगरी का दर्जा प्रदान किया है, इन्हीं धार्मिक अनुष्ठानों में से एक है महाकुंभ, जो 12 वर्षों में एक बार संपन्न होता है। इस महाकुंभ में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने मन की मुराद लेकर मेरे पास आते हैं और मैं भी उन्हें निराश नहीं करता। मेरी अलौकिक छवि मन लुभावनी है। मुगल शासक तैमूर लंग के साथ सन 1399 में मेरी धरती पर आकर इतिहासकार शरफुद्दीन ने मुझे कायोपुल और कुपिला कहा था। मेरे कहने का आशय यह था कि मेरी इस पावन धरा पर जिसने भी कदम रखे वो मेरा ही होकर रह गया। आज वो हो या ना हो, लेकिन उनके संस्मरणों में मैं आज भी जिंदा हूँ। मेरे पश्चिम में सहारनपुर, उत्तर पूर्व में देहरादून,
पूर्व में पौड़ी गढ़वाल और दक्षिण में रुड़की, मुजफ्फरनगर और बिजनौर है। मेरे पूरे जिले को मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र बनता है, जिसमें 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मेरे अंचल की ही तरह मेरे लोग भी निश्चल, निष्कपट, शांत और धार्मिक है। आधुनिकता ने इनका हुलिया और रहन सहन जरूर बदल दिया हो, लेकिन इनके मन और आत्मा में अभी भी मेरी संस्कृति का वास है। मेरे अंचल में अगर शिक्षा की बात की जाए तो ऐसे कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं जो विश्वविख्यात हैं। रुड़की का भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान इसका एक बड़ा उदाहरण है। एक तरफ में जहां धर्म का केंद्र स्थल माना जाता हूं, वहीं औद्योगिक केंद्र के रूप में भी मेरी पहचान बनने लगी है। राज्य सरकार की सरकारी संस्था सिडकुला द्वारा एकीकृत औद्योगिक स्टेट की स्थापना के बाद से मैं औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा हूं। मैं पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का शहर भी हूं, जहां समय पर कई सभ्यताएं व संस्कृति फलती फूलती हैं। मैं एक फुलवारी हूँ जो अपनी सुगंध से सभी को मंत्रमुग्ध करती है, लेकिन इस फुलवारी में विकास के कई पुष्प खिलने अभी शेष हैं। आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है, वक्त की मौज पर सदा बहता है। आदमी बुलबुला है पानी का। हरिद्वार की पावन धरा पर यूं भी सियासत का कोई भी खेल बेमानी लगता है, पर तब क्या हो जब लोक जीवन में राजनीति इतने गहरे घर कर जाए। जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद अपने दोनों विशेषज्ञों अरविंद मोहन और आशुतोष उप्रेती के साथ। पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वोट करेगा उत्तराखंड। हरिद्वार की राजनीतिक सरगर्मियों पर लौटने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कुछ मजेदार और चटपटी खबरों पर। पेश है चुनावी चटपट। तमाम कोशिशों के बाद भी जब खंडूरी सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट संघ व पार्टी को ये शिक्षा देने में नाकाम रहे कि आखिरकार क्यों उन्हें उनकी पसंदीदा सीट नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया जाए। फिलहाल गोविंद सिंह धारी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर उन्होंने अपनी थोड़ी अड़ियल कार्यशैली की वजह से पार्टी के प्रमुख नेता भगत सिंह कोश्यारी को नाराज कर दिया। संघ तो गोविंद सिंह से पहले ही नाराज था, क्योंकि उनके मंत्रित्व काल में हुए तबादलों और नियुक्तियों पर सबसे पहले संघ ने ही उंगली उठाई थी। पर गोविंद सिंह है कि इस बार वो हथियार डालने को तैयार नहीं और उन्होंने भी पार्टी हाईकमान के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस में कितना है दम। चुनावी चटपट के चटकारे के बाद अब हम रुक करते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमानों की तरफ। अरविंद जी, उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य में हरिद्वार का कितना महत्व है? देखिए, हरिद्वार पूरे उत्तराखंड के चरित्र से, सामान्य चरित्र से फ़र्क कंस्टिट्यूंसी है, और इसीलिए काफ़ी दिन से उधम सिंह नगर और हरिद्वार को लेके ये था कि इसको उत्तराखंड में लिया जाए या न लिया जाए। इसकी वजह सामाजिक बनावट ही मुख्य रूप से है। जाति का जो गणित बाकी उधर के 3 कंस्टिट्यूंसीज में है, यहाँ फ़र्क है उससे, क्योंकि यहाँ मैदानी इलाका है और इसमें बाकी वो सब जातियाँ हैं जो नीचे उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में है। तो यहाँ की पॉलिटिक्स भी बार बार अलग रंग लेती है, और इसीलिए आप पाएंगे कि पिछले चुनाव में भी यहाँ बसपा का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था, जो सामान्य ढंग का परफॉर्मेंस बाकी जगह था। समाजवादी पार्टी विलेन है पूरे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि रामपुर तिराहा कांड के बाद से उस समाजवादी पार्टी का भी अस्तित्व यहाँ है और उसके भी लोग हैं, क्योंकि सामाजिक समीकरणों में वो उसके लोग फिट होते हैं। आशुतोष जी, आप कह रहे थे जो नया परिसीमन हुआ है और पहाड़ों की सीटें कम हुई है जिस्मानंद,
तो हरिद्वार में जो बसपा का प्रभाव क्षेत्र है उस परिसीमन से उनको फायदा हुआ है, उनका प्रभाव बढ़ा है, प्रभुत्व बढ़ा है, क्या आप कहते हैं? देखिए रमन जी, जहाँ तक हरिद्वार की बात है, हरिद्वार को लेकर के जब उत्तराखंड के गठन से विवाद है। पहले उत्तराखंड को यूपी में ले जाने के लिए आंदोलन चलता रहा, उसमें समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन चलाया कि हम हरिद्वार को यूपी से अलग नहीं होने देंगे। लेकिन कांग्रेस भी उस बात पर अड़ी रही, सतपाल महाराज और उनके ग्रुप ने और तमाम कांग्रेस ने जो है वो जो कुंभ मेला क्षेत्र है उसको हरिद्वार में रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया, क्योंकि हरिद्वार में आपको पता है कुंभ का मेला लगता है और कुंभ के मेले की वजह से वहाँ की राजनीति जो है कुंभ मेला और उसकी धार्मिक गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमती है। और दूसरा वहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा बनने वाला है, जो बनता है, वो अवैध खनन का है जी, और जो आश्रमों की राजनीति है उसका भी प्रभाव अच्छा खासा हरिद्वार की राजनीति पर निगमानंद पड़ता की है। मौत के बाद अवैध जी हाँ। खनन का मामला कुछ जी। और प्रकाश में आया है। जी। जी। तो जो आश्रमों की राजनीति है, निस्संदेह उसका प्रभाव वहाँ की राजनीति पर साफ दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है आशुतोष जी कि अवैध खनन पर रोक लगाने में भाजपा सरकार ने देरी कर दी, लोगों का गुस्सा तब तक फूट पड़ा था? ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बल्कि एक बात मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री के रूप में खंडूरी जी ने तो ये ऐलान ही कर दिया था कि अवैध खनन पर रोक हम नहीं लगा सकते क्योंकि वो विकास के लिए ज़रूरी है। उस बात को लेकर के भी वहाँ के लोगों में खासा गुस्सा है, क्योंकि अवैध खनन में जो माफिया लोग हैं वो ज़्यादातर उसमें लगे रहते हैं और वहाँ जो स्थानीय जनता है वो उससे बहुत परेशान है। जो मदन कौशिक है यहाँ से विधायक, तो उनका कहीं ना कहीं कोई वेस्टेज इंटरेस्ट जुड़ा रहा खनन से? देखिए मदन कौशिक यहाँ उन के पे कुंभ घोटाले का भी बड़ा आरोप लगा और ये भी आरोप लगा उन पे लगातार कि उनके जो विधायक निधि कोष है उसका बड़ा दुरुपयोग हुआ। देखिए रमन जी, मदन कौशिक यहाँ के पुराने नेता हैं और बीजेपी में उनका अच्छा जनाधार है, लोग भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन उनकी छवि जो है वो विवादास्पद विवादों से दूर है, ये हम नहीं कह सकते। और वो लगातार कई बार उसे जीतते रहे हैं और मंत्री भी हैं भाजपा सरकार में। लेकिन जहाँ तक बात है खनन की, और वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ के राजनेताओं का किसी न किसी रूप में खनन से कहीं ना कहीं रिश्ता जरूर है। और जो कुंभ मेला क्षेत्र में जो घोटाला हुआ, जो निशंक सरकार के दौरान प्रमुख कारण बना, बहुत बड़ा घोटाला के रूप में उभर के आया और कांग्रेस ने उसको एक बड़ा मुद्दा बना रखा है। आपको लगता है हरिद्वार विधानसभा की जो चुनावी नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के ओवरऑल जो परिदृश्य है उस पर अपना असर डालेगा, ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा? 70 सीटों वाले अगर विधानसभा है तो उसमें ये बहुत बड़ी संख्या है। और उससे भी बड़ी बात असल में ये है कि अभी तक इस इलाके में कांग्रेस का प्रेजेंस अच्छा नहीं था। जो पिछले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी असल में देखना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में बसपा का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा और कांग्रेस का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। तो उस परफॉर्मेंस को अगर हम अभी देखेंगे, 2 साल में चीज़ें बदली हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बदली हैं, लेकिन उसको अगर हम गिनती में लेंगे तो हमको लगेगा कि हरिद्वार उन इलाकों में है जहाँ चेंज बड़ा होगा। अरविंद जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, हम यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम वोट करेगा उत्तराखंड में। शैतान को अब अपने निष्ठावान पिट्ठुओं को बुलाना नहीं पड़ता, मौजूद है मनुष्य ही जब ये फर्ज निभाने को पहले से बढ़ती हुई तादाद में। आशुतोष जी, सवाल आपसे, क्या मानते हैं आप, अन्ना फैक्टर और बाबा रामदेव का फैक्टर कितना काम करेगा इस बार हरिद्वार में? देखिए हरिद्वार में बाबा रामदेव का आश्रम है, पतंजलि योगाश्रम उनका हरिद्वार के नज़दीक है और उनके अनुयायी भी वहाँ काफ़ी संख्या में हैं और निश्चित रूप से बाबा रामदेव जो है वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और वो उस इलाके में खासे सक्रिय हैं। वो अपने समर्थकों की मीटिंग उन्होंने, उनका पतंजलि आश्रम वहाँ है, पतंजलि आश्रम है और उनकी गतिविधियाँ वहाँ हैं, उनका आयुर्वेद की बहुत सारा काम वहाँ होता है, आयुर्वेद की फैक्ट्री है, हर्बन गार्डन है, तो उसका निश्चित रूप से बाबा रामदेव का प्रभाव वहाँ है। अब देखना ये है कि वो चुनाव में कितना असर डाल पाते हैं और चुनाव के नतीजों को कहाँ तक वो प्रभावित कर पाते हैं। लेकिन हरिद्वार में सबसे बड़ी जो मेन मुद्दा जो उभर के आने वाला है वो है विकास का, जैसा आपने अभी बताया। जब से हरीश रावत वहाँ पिछली बार चुनाव जीते हैं, वहाँ विकास के चक्के को उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी मैं समझता नहीं हूँ कि जनता इतनी ज़्यादा संतुष्ट उनसे हो पाई है, क्योंकि केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद जनता उनसे बहुत अपेक्षा करती है। और चूँकि वे पहली बार हरिद्वार से चुनाव जीते हैं, क्योंकि वो हमेशा बाहर से लड़ते रहे,
तो इसकी वजह से भी उनका थोड़ा सा जो एक उनका असर भी है, उनका हरिद्वार में असर काफी। उनका रहा है और है भी, और उन्होंने बढ़ाया भी है। तो उसके मद्देनज़र जनता उनसे ये अपेक्षा करेगी कि विकास की बात को वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाए। आशुतोष जी, आप पहाड़ के रहने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है जो मुद्दे हैं, जो पहाड़ों के मुद्दे हैं या जो मैदानी इलाकों के मुद्दे हैं, उनमें कितना बुनियादी फर्क है और वो कितना दिखेगा इस बार के चुनाव में? देखिए, मैदान और पहाड़ में मुद्दों में फ़र्क तो ज़रूर है, क्योंकि वहाँ भौगोलिक, और इसका सबसे बड़ा कारण है भौगोलिक स्थिति का, क्योंकि विकास किसी भी क्षेत्र का वो भौगोलिक स्थिति पर बहुत निर्भर करता है। जो जैसे आप हरिद्वार की चर्चा करें तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की है और सड़कों की है, यातायात की है, और वहाँ के रोज़गार की है, उद्योग धंधों की है, और धर्म नगरी होने के नाते वहाँ पर जो टूरिस्ट वहाँ आता है उसको जो तकलीफ़ें होती हैं, जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहाँ की स्थानीय जनता उनसे निजात पाना चाहती है। अरविंद जी, कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है आपका? हरिद्वार जिले में क्या होने वाला है इस पिछली बार की तुलना में कांग्रेस निश्चित रूप से इम्प्रूव कर रही है, और बसपा का परफॉर्मेंस देखने लायक होगा, क्योंकि बसपा विधायकों का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा है। इसके बावजूद बसपा के लिए इक्वेशंस हैं समाजवादी पार्टी के। आशुतोष जी, आप क्या कहते हैं? कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को इसमें निश्चित रूप से एज मिलने वाली है, जहाँ तक हरिद्वार जिले की बात है, क्योंकि बसपा का, जैसे आप कह रहे हैं कि विकास की दृष्टि से बसपा के विधायकों का बहुत अच्छा काम नहीं है, जनता उनसे उतनी खुश नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। और इसका निश्चित, आज भाजपा की जहाँ तक स्थिति है, वहाँ जैसे अभी उन्होंने कुछ टिकट वहाँ अनाउंस किए हैं, उसकी वजह से भी वहाँ के कार्यकर्ताओं में रोष है, और उसको देखते हुए भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को वहाँ इसका लाभ मिलेगा। अरविंद जी और आशुतोष जी, दोनों ही हमारे विशेषज्ञ इस बात पर एक मत है कि कांग्रेस को एडवांटेज मिलने वाला है, और अरविंद जी कहते हैं कि बसपा भी फायदे की स्थिति में है, लेकिन आशुतोष जी का मानना है कि बसपा इस दफ़े के चुनाव में उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। तो लीजिए, अब वक्त है कि हम हास्य व्यंग के उस्ताद कवि डॉक्टर सुनील जोगी को आपकी सेवा में प्रस्तुत करें। तो पेश है जरा हटके। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं, जनता बहुत कंफ्यूज है कि किसे वोट करे, क्या करे। लेकिन मैं सोच रहा था एक दिन कि अगर किसी राजनेता को हम किसी मंच पर लाएं और उससे ये कहें कि वो सरस्वती वंदना करे, तो कोई भ्रष्ट राजनेता क्या सरस्वती वंदना करेगा? कि हे सरस्वती मैया वर दो, 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 जितवा कर माते इलेक्शन मां सीएम की कुर्सी पर धर दो, हे सरस्वती मैया वर दो, हे सरस्वती मैया वर दो। 100 हार गले में पड़े रहें, 10 फोटोग्राफर खड़े रहें। पहली इच्छा कि 100 हार गले में पड़े रहें, 10 फोटोग्राफर खड़े रहें, नोटों से भरे हुए बक्से मेरे बंगले में गड़े रहें, उड़ करके जाऊं अमेरिका चार्टेड विमान वाले पर दो, हे सरस्वती मैया वर दो, हे सरस्वती मैया वर दो। तुझको मंदिर बनवा दूंगा, मैं कुर्सी पर ही रह लूंगा, जनता चाहे 100 ताने दे, सब हंसते हंसते सह लूंगा। मेरे विरोधियों को मैया फौरन तिहाड़ वाला घर दो, हे सरस्वती मैया वर दो, हे सरस्वती मैया वर दो। और अंतिम इच्छा क्या है कि अपमान कभी ना बुरा लगे, मैं इतना ऊपर उठ जाऊं। अपमान कभी ना बुरा लगे, मैं इतना ऊपर उठ जाऊं, बत्ती सी खिली रहे हरदम, चाहे पब्लिक में पिट जाऊं। 100 जूते खाकर झुके नहीं, हे माँ मुझको ऐसा सर दो, हे सरस्वती मैया वर दो, हे सरस्वती मैया वर दो। जितवा कर माँ तू इलेक्शन माँ सीएम की कुर्सी पर धर दो, हे सरस्वती मैया वर दो, हे सरस्वती मैया वर दो। कल हम हरिद्वार जिले के अंतर्गत आने वाली 11 असेंबली सीटों के मन और मिजाज को खंगालेंगे। आज के कार्यक्रम का समापन हम अमेरिकी कवियत्री सुषम बेदी की कविता बदलाव से करेंगे। आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक के लिए त्रिदीप रमण और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम को दे इजाजत। शुभ रात्रि, गुड नाइट। अब कभी भी डरूंगी नहीं बर्फ के पहाड़ तले धूप के रूंध जाने से, या जिस विशाल मैदान की जमीन पर पैर टिकाती थी उसके अछोर
तरल झकझके समंदर बन जाने से, तूफान से धकियाती झिंझोरी जाती लचीली टहनियों के डगमगाने से, या काले मटियाले बादलों के आसमान में लिपट जाने से, क्योंकि मैंने देखा है धीरे से बर्फ की चादर सरकाती धूप को, झगीले साबुन से मुखड़ा धोए मैदानों को, गिर गिर कर सिर उठाती डालियों को, झटके से बादलों को निचोड़कर नीली चुनरी बिछाते आकाश को। फिर डर क्या आसमान से, बादल से, बर्फ से या बदलाव से। आज के एपिसोड में हम हरिद्वार जिले के अंतर्गत आने वाली 3 विधानसभा सीटों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी है, जाति का गणित अपने हाथ में है, लेकिन यही जाति का गणित कांग्रेस भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मदन कौशिक की छवि एक बहुत दबंग नेता की रही है और मदन कौशिक इस क्षेत्र में अच्छा खासा असर रखते हैं।